Hi, all of you. You all are welcome on this channel of Learn Beyond. Today we are on general awareness section, basically on MCQ of banking and finance, part number 13. तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास, जहां पे हमने 15 क्वेश्चन असेंबल आपके लिए किए हैं. इंपॉर्टेंट फिनेंशियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 181 टू 195. ऑलरेडी इससे पहले जो आपके पार्ट हैं इस MCQ के, उसके 12 पार्ट हमने आपके लिए दे दिए हैं. आपको हमने समझा दिया है क्या होते हैं. आज हम इस 13th पार्ट को सॉल्व करेंगे. चलें देखते हैं क्वेश्चन और वन बाय वन करके हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पहला क्वेश्चन है, बाय अडॉप्टिंग चेक ट्रंकेशन सिस्टम दैट इज CTS, द बैंक्स इन इंडिया वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिंट सिक्योरिटी लोगो ऑन द फेस ऑफ द चेक लीव्स एज. तो ये जो CTS सिस्टम है, जिसको सबसे पहले हमने दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया था, इस पे ये बेसिकली कौन से ईयर का बना हुआ है ये आपसे पूछा जाता है कि CTS, द फुल फॉर्म ऑफ CTS इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम. ये CTS को जब भी आप बोलेंगे, तो मैंने अपने रेगुलर क्लास में बताया आपको कि CTS एक ऐसी चेक है जिसमें फिजिकल क्लियरिंग की जगह पे क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग की बातें कही गई हैं. और यही आज के डेट में प्रचलन में है. हर एक बैंक के पास CTS स्कैनर मशीन है, वहीं पे स्कैन होता है ऑटोमेटिक. नेक्स्ट और 24 आवर्स के अंदर पैसे कस्टमर को क्रेडिट होते हैं. और ये जो CTS की बातें हैं, ये हमेशा और हमेशा 2010 के साथ ही आप हमेशा जाएंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ CTS 2010. क्लियर. तो मैंने बताया है फिजिकल क्लियरिंग की जगह आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, इमेज बेस्ड क्लियरिंग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु रेगुलेट्स चीट फंड इन इंडिया. चीट फंड बेसिकली जो डेली सेविंग और क्रेडिट के आधार पर चलते हैं. आप देखते होंगे कि दुकानों से पैसे सामने लिए जाते हैं, है ना, और एक स्कीम के अंदर उनका क्या होता है, तो प्रॉफिट दिए जाते हैं. तो डेली सेविंग बेसिकली एक हैबिट है जो हमेशा और हमेशा जिस गवर्नमेंट के अंदर चलता है वो कौन सा है, तो स्टेट गवर्नमेंट है. चीट फंड बेसिकली पैसों में डील करता है, बट RBI के अधीन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन नहीं है. हर एक स्टेट की गवर्नमेंट उस पर निगरानी रखती है. तो यहाँ पे आप रेगुलेशन में स्टेट गवर्नमेंट पर टिक मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन है, ए कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट्स इज रेगुलेटेड बाय. कोऑपरेटिव बैंक का एस्टैब्लिशमेंट जिस एक्ट के तहत हुआ, और वही एक्ट रेगुलेशन आपके इस कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी जानी जाती है. दैट इज कौन सी है, तो आप जाने, दैट इज मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, है ना. ये 1956 की एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. तो जब आप जान जाएंगे कि चलो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट तो है, लेकिन जब आपके पास ये ऑप्शन आएंगे कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है या मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है. तो हमेशा और हमेशा मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को याद रखें. उसकी ईयर मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है, दैट इज 1956. कोऑपरेटिव बैंक जिसके लगभग 90,000 ब्रांच आपके इंडिया में काम करती है, अलग अलग स्ट्रक्चर की होती है. सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, है ना, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बाद कौन सा, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और उसके बाद कौन सा, तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, या लोकल एरिया बैंक भी आप कहते हैं, है ना, LAB भी आप कहते हैं, लोकल कोऑपरेटिव बैंक. तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस और पैसे देती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लोकल कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस या पैसे देती है. तो ऐसा उनका रेगुलेशन चलता है. क्लियर. तो यहाँ पे मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वुड बी द राइट आंसर एज फार एज द रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज कंसर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइपोथिकेशन इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ. देखिए, जब भी मैंने लोन्स की बात की है तो लोन सिक्योरिटी की बात की है, और वहाँ पे बताया है कि विदाउट सिक्योरिटी बैंक कभी भी अपने कस्टमर को लोन नहीं देता है. सिक्योरिटी में हम बोलते हैं कि हमारे पास मॉर्गेज है, हमारे पास हाइपोथिकेशन है, हमारे पास लीन है, और हमारे पास क्या है, तो प्लेज है. तो दीज आर द सिक्योरिटी ऑफ बैंक. मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, जैसे घर हो गया, जमीन हो गई, इसको हम गिरवी अगर रखें तो मॉर्गेज कहलाता है. हाइपोथिकेशन हमेशा और हमेशा गाड़ियों का होता है या स्टैंडिंग क्रॉप्स का होता है ना. किसी को किसी बैंक ने अगर दिया है तो उसकी जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होगी वो हाइपोथिकेटेड होगी. अगर बैंक ने किसी को कार लोन फाइनेंस किया है, तो वो जो कार है, जब तक बैंक का रीपेमेंट नहीं होगा तब तक आपकी कस्टमर किसी थर्ड पार्टी को रीसेल नहीं कर सकता है.
तो यहाँ पे आप जाने कि मूवेबल गुड्स विल बी द राइट आंसर, क्योंकि गाड़ी क्या है, मूवेबल है। तो यहाँ पे व्हीकल तो नहीं दिया गया, लेकिन उसकी जगह मूवेबल की बात है। तो व्हीकल इज मूवेबल गुड्स, जिसके अगेंस्ट हम हाइपोथिकेशन करते हैं। लीन बेसिकली क्या होता है, तो आप जाने कि पेपर सिक्योरिटी, सपोज कि एफडी को रख के हमें लोन लेना है, तो एफडी पे लीन मार्क हो जाएगा, है ना। तो लीन हमेशा पेपर सिक्योरिटी पे ही होता है। और प्लेस क्या होता है कि आप एक एसेट को बैंक के पास रखिए, जैसे गोल्ड आपने बैंक के पास रख दिया और फिर गोल्ड लोन लिया, तो दैट कम्स प्लेस। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इन बैंक्स। क्लियर। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको देता चलो जाऊं इस क्वेश्चन के अलावा भी। नेक्स्ट इज बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर व्हिच सेक्टर। तो देखें, जो आपकी इकोनॉमी है उसके 3 सेक्टर होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी, और तीसरे को हम बोलते हैं टर्सरी। और इसी का भारत के जीडीपी में योगदान होता है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर क्या आते हैं, तो उसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर आता है, हमारा फिशरीज आता है, हमारा क्या आता है, तो एजुकेशन आता है। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर का अंग है। क्लियर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं, तो जिसका भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आयरन का किया, स्टील का किया, सीमेंट का किया, तो ये सब क्या होगा, सेकेंडरी में आएगा। लेकिन जो सर्विस देने वाली बात है, जैसे होटल सर्विस देती है आपको, मोटर सर्विस देती है आपको, बैंक सर्विस देती है आपको, केपीओ हो गया, बीपीओ हो गया, टेलीकॉम कंपनियां हो गई, ये सब आपको सर्विसेज देती हैं। तो सर्विस देने वाली जो कंपनियां हैं ये टर्सरी सेक्टर में आती है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बैंकिंग सेक्टर कौन सा सेक्टर में आता है। तो बैंकिंग क्या करता है, आपको सर्विस देता है, सर्विस देता है, इट मीन्स टर्सरी सेक्टर में होगा। तो टर्सरी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सर्विस सेक्टर वुड बी द राइट आंसर। तो मैंने आपको बता दिया है कि किसका कितने कितने क्या होते हैं, तो सेक्टर है, किस किस टाइप से वो चलता है और कौन कौन सा उसका प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ आरआरबी, जिसका फादर नाबार्ड है, द शेयर होल्डिंग पैटर्न इज। देखिए, आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने कब किया, तो 1975 में किया था, प्रथमा ग्रामीण बैंक के रूप में उत्तर प्रदेश में। इसको बनाने में 3 अलग अलग पिलर होते हैं, जिसमें अगर सपोज कोई ग्रामीण बैंक जैसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र में है, तो उसमें अगर 100 रुपये हैं, तो इस 100 रुपये में से 50 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 15 रुपया कहाँ का होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और 35 रुपीज़ कहाँ का होगा, तो उसके स्पॉन्सर्ड बैंक या फिर जिसको हम लीड बैंक कहते हैं, तो उसका होगा। तो देखें, ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट 50% राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% सेकेंड में भी राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट 15%, तो ये तो गलत होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 35%, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना होगा कि सेंट्रल, स्टेट और लीड भी या स्पॉन्सर्ड बैंक। तो उस कंडीशन में आपको दिखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है, 50% तो है, स्टेट गवर्नमेंट 35% है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कितना होना चाहिए, तो 15%, और स्पॉन्सरिंग बैंक या लीड बैंक 35%। तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगाएंगे कि हमारा ये सही रेशियो हो, सेंट्रल इज टू स्टेट इज टू लीड बैंक और स्पॉन्सर्ड बैंक इज ऑलवेज 50:15 इज टू 35। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। आज के डेट में आरआरबी का भी एग्ज़ाम होता है। सबसे रिसेंट में जो एग्ज़ाम आने वाली है आपकी, वो आईपीएस आरआरबी के लिए है, तो आप तैयार हो जाएं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, जो फॉरेन इनकम हमारे पास होता है माइनस जो हम फॉरेन इन्वेस्टर पे खर्च कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया करंट अकाउंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वहाँ पे देखें एफआईआई क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो यस। एफडीआई क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो यस। ईसीबी क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो यस। एफआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये तीनों देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब बाहर से पैसा आने का साधन है, इस कारण से ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 188। ए कंपनी which pools money from investors and invest in stock, bond, share is called। देखिए, कैपिटल मार्केट का एक फंड है जिस फंड का नाम है म्यूचुअल फंड। जब भी आप इसका ऐड देखते हैं तो लिखा आता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
बट म्यूचुअल फंड क्या है कि अलग अलग जगहों से पैसे वो क्या करता है, तो एक जगह से पैसे लेगा, आपके जो 100 रुपये हैं उस 100 रुपये का बाइफर्केशन अलग अलग सेक्टर में होता है। क्लियर, ताकि अगर किसी एक कंपनी से नुकसान हो गया तो दूसरी कंपनी के प्रॉफिट से आपको एक अच्छा रिटर्न दिया जाए। इस कारण से हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड हमेशा एक सही रिटर्न देता है, क्योंकि आपके पैसे टुकड़ों में बांटे जाते हैं अलग अलग कंपनी, जो भी फंड मैनेजर है वो डिसाइड करता है कहाँ डालना है। तो जब भी आप ऐसा डेफिनेशन देखें कि एक कंपनी विच पूल्स फंड, है ना, तो पूल्स की जहां तक बात है, हमेशा और हमेशा आप म्यूचुअल फंड के साथ ही जाएंगे। क्लियर, कि पैसे को एक साथ इकट्ठा करना और फिर स्टॉक में, बॉन्ड में, शेयर में इन्वेस्ट करना, तो ये हमेशा और हमेशा म्यूचुअल फंड में ही होता है। बैंक का इंश्योरेंस क्या हो गया, तो बैंक जब इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है तो उसको हम बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट अकॉर्ड इज रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो आपका अकॉर्ड है, जो नियम है, वो आपकी बेसल की है। तो बेसल अलग से मैंने पढ़ाया भी है, बेसल 1, 2, 3 की बात मैंने की है, बेसल स्ट्रक्चर 1, बेसल 2 और बेसल 3 की बातें मैंने आपके साथ की है। क्लियर, अभी बेसल 3 को हम अडॉप्ट किए हैं, तो इस बारे में आपको बेसल के अलग से क्लास में याद हो जाएगा कि बेसल क्या है ना। तो बेसल बेसिकली ये प्लेस इन स्विट्जरलैंड बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ी हुई ये कमेटी है। हर एक बैंकों को एक वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इसमें करना पड़ता है और ये एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है। क्लियर, तो बेसल विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, केवाईसी। द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी इज नॉट द क्वेश्चन। पूछ रहा है कि केवाईसी का मतलब क्या होता है। तो एक तो फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, क्योंकि सबसे आसान सा फुल फॉर्म अगर बैंकिंग फिनांस जगत में कोई है तो दैट इज केवाईसी। द फुल फॉर्म इज नो योर कस्टमर। बट आप अगर चॉइस देखें तो चॉइस आपको बोलेगा कि मुझे चाहिए क्या। तो पहला चॉइस है नो योर कस्टमर वेरी वेल, कि साहब मैं अगर बैंक में हूं तो मैं अगर किसी कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं तो केवाईसी कंप्लाइंट है क्या। तो आंसर इज नो, क्योंकि मैं अगर रिटायर हो गया, मैं अगर बैंक छोड़ दिया या मेरा ट्रांसफर हो गया तो उस कस्टमर को मेरे बाद वाला भी पहचानना चाहिए। दिस इज व्हाट द केवाईसी। तो मैं अगर जानता हूं इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नो योर एग्जिस्टिंग कस्टमर वेरी वेल। एग्जिस्टिंग की तो बात ही नहीं है। केवाईसी हम तभी लेते हैं जब कोई नया कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहा है, उसको जानने के लिए, वो कहाँ रहता है उसके लिए, और उसकी आईडी क्या है उसके लिए। तो यहाँ पे देखें, थर्ड इज नो योर प्रोस्पेक्ट कस्टमर, होने वाला कस्टमर के बारे में केवाईसी नहीं बताता है। बट द फोर्थ ऑप्शन इज सेटिस्फाई योरसेल्फ अबाउट कस्टमर आइडेंटिटी एंड एक्टिविटी। यस, कस्टमर की आइडेंटिटी क्या है और कस्टमर का जो रहता है वो कहाँ, एक्टिविटी क्या है, दिस इज व्हाट द केवाईसी इज। बेसिकली केवाईसी का एक्ट आपके मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन चीज़ों को रोकने के लिए आरबीआई ने 2002 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसके अंदर हमने ओवीडी डॉक्यूमेंट को इशू किया है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट को इशू किया है, जो बैंक में हमेशा जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच was the first mutual fund started in India? SBI mutual fund, answer is no. HDFC, no. Kotak Mahindra Bank, no. Indian Bank mutual fund, no. कौन सा था, तो यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई था। उस कंडीशन में नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। द फुल फॉर्म ऑफ BIS आपका यहाँ देखिए, BIS के दो फुल फॉर्म होते हैं। एक, अगर इंटरनेशनल नॉर्म से मैं आपको पूछा जाए कि इंटरनेशनल डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि BIS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वहाँ पे दो ऑप्शन उसके सही होंगे। एक तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट फुल फॉर्म। एंड द सेकेंड फुल फॉर्म, जो पहला फुल फॉर्म था, दैट इज बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट, है ना, जो आपकी कहाँ पे, तो बेल्जियम में उसकी बेसिकली आपकी हेडक्वार्टर है। तो दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट फुल फॉर्म, दैट इज बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट। लेकिन यहाँ पर बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट की बात नहीं पूछी गई है, यहाँ पूछा गया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है। तो उस कंडीशन में आप जानें कि इंडिया में हेडक्वार्टर आपकी राजधानी दिल्ली में है। नेक्स्ट, द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड, हमेशा और हमेशा म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन
आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है, हमेशा याद रखें। द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इफ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज इंक्रीज्ड, अगर SLR बढ़ जाएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बैंक्स क्रेडिट सिचुएशन, तो बैंक के क्रेडिट पे क्या असर, बैंक के जो फ्लो ऑफ लिक्विडिटी है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो आप जान लें कि SLR बेसिकली एक ऐसी रिजर्व है जो हमेशा एक बैंक अपने पास ही रखती है। अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर सपोज 100 रुपये हमारे पास हैं और 100 रुपये में से 20 रुपया हमारा SLR था, तो 80 रुपीज़ ही हमारे पास हाथ में है जो मैं कस्टमर को दे सकता हूँ। क्लियर। लेकिन इसको अगर इंक्रीज कर दिया जाए, यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द SLR इज इंक्रीज्ड, तो मैंने क्या बताया कि अगर उस SLR को 20 से बढ़ा के 25 कर दिया जाए तो मेरे पास मतलब बैंक के पास कितना रुपया बचेगा कस्टमर को देने के लिए, ओनली 75। इट मीन्स व्हाट कि मेरा जो मतलब बैंक का जो क्रेडिट है, बैंक का जो लिक्विडिटी है वो तो रिड्यूस हो गया। तो दिस इज द राइट आंसर, इट विल बी रिड्यूस। तो जब भी कोई रिजर्व बढ़ता है तो जस्ट उसका रिवर्स इफेक्ट आपके बैंक के जमा पे पड़ता है ना। कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बैंक रेट रेपो रेट घटा दिए गए हैं। अगर बैंक रेट रेपो रेट घटाए हैं, इसका मतलब है कि बैंक के पास उतनी लिक्विडिटी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा उसके क्रेडिट का। लेकिन जब SLR बढ़ेगा तो डिक्रीज हो जाएगा उसके क्रेडिट का। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखें। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड, दैट इज KCC। देखिए KCC एक ऐसी स्कीम है जिसकी शुरुआत 1998 और 1999 के पीरियड में हमने किया था। किसानों को बेसिकली 5 सालों के लिए ये पैसा हम देते हैं, उनके जो भी खेत हैं उसके आधार पे हम देते हैं कि लैंड कितना है उनके पास, या फिर कौन सा वो क्रॉप लगाए हुए हैं, किसका कल्टीवेशन वो करते हैं, कौन सा इरिगेशन का मेथड है उनके पास। क्लियर। स्केल ऑफ फाइनेंस बेसिकली हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना होता है ना। और हमेशा हर एक साल उनको 10% बढ़ा के बैंक पे करती है। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर सही ढंग से कस्टमर ने पे किया तो 3% गवर्नमेंट सबवेंशन भी आता है। मीन्स एक्चुअल जो कस्टमर को रीपेमेंट करना पड़ता है दैट इज ओनली 4%। दिस इज व्हाट KCC फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1998 में हुई है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इतनी ही बात मैं आपके साथ इस पार्ट में करूंगा। इंपॉर्टेंट बातें थी आपके इस 15 क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें नेक्स्ट पार्ट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।